डिब्बा में भरे से नहीं ना है। देखो जैव विकास या इवोल्यूशन क्या है, जैव विकास या इवोल्यूशन क्या है। तो जीवों में होने वाले कर्मिक कर्मिक का मतलब लगातार होता है, कर्मिक का मतलब लगातार परिवर्तन को जैव विकास कहते हैं। यानी जीवों में होने वाले कर्मिक परिवर्तन को जैव विकास कहते हैं। कर्मिक मतलब क्या, लगातार। अब ये देखना है कि ये क्या होता है। ये जैसे कि देखो, आज से कई सौ साल पहले मानव जंगल में रहने लगा था। मानव कहाँ रहता था? जंगल में रहता था। जंगल में घास फूस कंद फूल सब खाता था। और वो जब खाता था तो उसके पास जो है सो उसको पचाने का क्षमता रहता था। यानी उसके शरीर में क्या था? अपेंडिक्स था, शरीर में बाल बड़ा बड़ा था, ये जो है ये झुका हुआ था, पीठ क्या था उसका, गर्दन झुका हुआ था। वो जो जीव था, मतलब आज से कई सौ साल पहले जो जीव जंगल में, जो मानव सब जंगल में रहता था ना, उसका गर्दन क्या था? झुका हुआ था, इसी चलता था। यानी उसका गर्दन झुका हुआ था, वे घास फूस खाता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि प्राकृतिक परिवर्तन के कारण जो है उसमें बदलाव आने लगा था। उसमें क्या हुआ? बदलाव आने लगा था। और जो बदलाव आता है, जीवों के शरीर में जो बदलाव आता है ना, उसको ही उपार्जित लक्षण कहते हैं। उपार्जित लक्षण उसी को कहते हैं। तो बदलाव जो आने लगा था, धीरे धीरे क्या हुआ? बाल सब हटने लगा। शरीर में बहुत बड़ा बड़ा क्या था? बाल था। गर्दन है, गर्दन धीरे धीरे क्या हुआ? हल्का हल्का सीधा होने लगा। तो अभी सीधा करके चलते हैं ना, तो पहले गर्दन सबका क्या रहता था? झुका रहता था। तो ये क्या हुआ? ये लगातार कर्मिक परिवर्तन होने लगा था। देखो उस टाइम में जीव जितना भी थे, मतलब मानव जितना भी मानव था, सबके पास अपेंडिक्स था। सबके पास क्या था? अपेंडिक्स था। अपेंडिक्स उसी के पास रहता है जो घास फूस खाता है। जो घास फूस खाता है उसके पास उसको पचाने का क्षमता रहता है। अभी के मानव अगर घास खा लेगा तो उसको पचेगा नहीं। क्यों नहीं पचेगा? क्योंकि उसके पास अपेंडिक्स बहुत छोटा रहता है। अभी भी है अपेंडिक्स, अब क्या हो गया? अब शेषी अंग में आने लगा है, क्योंकि उसका उपयोग नहीं है, अपेंडिक्स का उपयोग नहीं है, इसलिए वो अवशेषी अंग में आने लगा है। तो जैव विकास जो है सो जीवों में होने वाले कर्मिक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। ये परिवर्तन हर किसी में होता है, सब में होता है। आज मान लो कि आज तुम ऐसा है, आज अभी ऐसा है, कुछ दिन के बाद मान लो, या तुम्हारे बच्चा है, चाहे कोई भी है, उसमें भी कुछ परिवर्तन आ जाएगा। तो उसमें भी क्या होगा? ये परिवर्तन होगा। तो इसको क्या कहते हैं? उपार्जित लक्षण कहते हैं। ये परिवर्तन के कारण ही कुछ अंग ग्रहण कर लेते हैं या कुछ अंग छोड़ देते हैं। इसको क्या करते हैं? उपार्जित लक्षण इसी को कहा जाता है। और ये देखो, ये जो जैव विकास है वो 1-2 साल में नहीं होता, देखा जाता है। ये लगभग 100-200 साल बाद जो है देखने को मिलता है कि क्या परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। जैव विकास के बारे में अनेक वैज्ञानिक ने अपना अपना मत दिए थे, अपना अपना भाषण दिए थे जैव विकास के बारे में। तो सबसे पहले कौन आया था? लैमार्क आया था। सबसे पहले लैमार्क आया था। लैमार्क जो है एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक था। फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैमार्क फ्रांसीसी वैज्ञानिक था। इसका पुस्तक का नाम जो है, इसने पुस्तक लिखा था फिलोसफिक जूलॉजिक। इसने एक पुस्तक लिखा था फिलोसफिक जूलॉजी की इसने एक पुस्तक लिखा था। इसने बताया था, मतलब इन्होंने कहा कि
जीवों पर जो है ना वातावरण, जीवों पर देखो, इन्होंने बताया कि जीवों में यानी जीवों पर जो है वातावरण के परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। वातावरण के परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है, और ये प्रभाव के कारण जो है जीव जो है कुछ कुछ अंगों का उपयोग ज़्यादा कर लेता है और कुछ अंगों का उपयोग कम करता है। तो जिस अंग का उपयोग जितना ज़्यादा करता है वो अगला पीढ़ी में उतना ही ज़्यादा विकसित होकर आता है। जैसे कि मान लो हम अभी हाथ का उपयोग ज़्यादा करते हैं, तो अगला पीढ़ी में हाथ और बहुत बड़ा होकर के आएगा। ये किसका कहना था? लेमार्क का कहना था कि जो जीव जिसका उपयोग जितना करेगा वो अगला पीढ़ी में उतना ही अधिक विकसित होकर के आएगा। तो इसमें क्या था कि कुछ अंग अधिक हो जाता है यानी बढ़ता है, कुछ अंग बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है, और कुछ का कम हो जाता है। देखो, जिस अंग का उपयोग हम अधिक कर लेते हैं वो क्या होता है? बढ़ जाता है। वो क्या होता है? बढ़ता है। और जिसका उपयोग कम करते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है? समाप्त हो जाता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ये लक्षण क्या होता है? उपार्जित लक्षण होता है। यानी अधिक उपयोग करते हैं तो बढ़ता है, कम उपयोग करते हैं तो अंग क्या होता है? घट जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं? उपार्जित लक्षण। यानी कुछ अंग को ग्रहण करना या कुछ को त्याग देना, ये क्या कहलाता है? उपार्जित लक्षण कहते हैं। लेमार्क का कहना ये सब था, ठीक है, सब लेमार्क का कहना था। जैसे कि देखो अफ्रीका में, कहाँ? अफ्रीका में बकरी के समान का जो है सो मतलब जिराफ रहता था। कई सौ साल पहले बकरी के समान जिराफ रहता था। तो नीचे में क्या था? वहाँ मरुस्थल होने के कारण नीचे में घास फूस नहीं मिलता था, घास फूस नीचे में नहीं मिलता था। जिराफ क्या करता था? गर्दन के ऊपर उठा करके पेड़ पौधा को खाता था। पेड़ पौधा का पत्ती होता है ना, टहनी लेवा करके उसके पत्ती को क्या करता था? खा लेता था। तो गर्दन का उपयोग क्या हुआ? धीरे धीरे ज़्यादा करने लगा, तो धीरे धीरे उसका गर्दन बड़ा होने लगा। यही करते करते बड़ा हो गया था। ये किसने कहा था? लेमार्क ने कहा था कि शुरू में जिराफ का गर्दन बकरी के समान था शुरू में, लेकिन जैसे जैसे उपयोग किया तो धीरे धीरे क्या हुआ? गर्दन और बहुत बड़ा होने लगा। तो इसने एक उदाहरण लिया एग्जाम्पल में, जिराफ का गर्दन। किसका गर्दन? जिराफ का गर्दन। तब इसके खिलाफ देखो, अब इसके खिलाफ एगो आने लगा। लेमार्क के खिलाफ ना एक वैज्ञानिक आ गया था, वीजमैन था। कौन था? वीजमैन था। इसने कहा कि देखो लेमार्क, तुम कहता है कि जिस अंग का उपयोग जितना ज़्यादा करते हैं वो अगला नस्ल में यानी अगला पीढ़ी में उतना ही अधिक विकसित होकर के आता है, और जिसका उपयोग हम नहीं करते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो इसने क्या किया कि एक चूहा को पकड़ा, चूहा मतलब मुसरी, चूहा को पकड़ा, और चूहा को पकड़ करके एक पिंजरा में क्या किया? बंद कर दिया। पिंजरा में बंद कर दिया, और उसके बाद चूहा का पूँछ होता है ना, पुछरी, पूँछ को क्या करता था? काट देता था। जैसे ही बढ़ता था पूँछ
काट देता था। उसके बाद उस चूहा के बच्चा हुआ, फिर उसका भी पूँछ काट देता था, फिर उसका भी होता था, उसका भी। ऐसे करते करते 21 पीढ़ी तक, 20-21 पीढ़ी तक इसने क्या किया, 20-21 पीढ़ी तक, 21 पीढ़ी तक जो है पूँछ को काट दिया था। पूँछ क्या करता था, काट देता था, पूँछ को काट देता था। तब फिर इसने कहा कि देखो तुम कहता है, मतलब किसको, लेमार्क को बोला है कि तुम कहता है कि जब हम जिस अंग का उपयोग ज़्यादा करते हैं वो अधिक विकसित होता है, जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं वो नहीं विकसित करता है। तो ये जो मूसा है, ये जो चूहा है, चूहा, इसने अपना पूँछ तो देखा ही नहीं। इसने क्या किया, अपना पूँछ नहीं देखा है अभी तक कि पूँछ है मेरे पास कि नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसका जो अगला पीढ़ी होगा उसमें पूँछ नहीं आना चाहिए। ये पूँछ नहीं देखा है 20-21 पीढ़ी तक, तो इसका अगला पीढ़ी जो है सो उसमें क्या होगा, पूँछ नहीं आना चाहिए, लेकिन उसमें पूँछ हो जाता है। उसमें क्या होता है, पूँछ हो जाता है। इसका मतलब तुम गलत बोलता है। किसको बोलता है, लेमार्क को। किसने कहा, विजमैन ने। यानी इस तरह से विजमैन ने उसको क्या किया, गलत साबित कर दिया कि तू झूठ बोलता है, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा रहता तो इसका पूँछ अगला पीढ़ी में नहीं होता, क्योंकि इसने अपना 21 पीढ़ी तक पूँछ देखा ही नहीं। तो इस तरह से क्या हुआ, विजमैन ने इसको गलत साबित कर दिया। यानी इसके सिद्धांत को लोगों ने क्या किया, नकार दिया। लोगों ने क्या किया, नकार दिया। और फिर इसके बाद भारतीय लोगों ने भी इसका सिद्धांत को नहीं माना था। भारतीय लोगों ने, भारतीय लोग जो है ना, भारतीय लोग तो और अपना तेज होता ही है, चालाक होता है। तो भारतीय लोग जो थे, हम लोग का भारतीय संस्कृति में क्या था कि महिला जितना थी, महिला सब नाक कान छेदा कर रहती थी, सब बहुत बहुत बड़ा बाली पहनती थी। तो भारतीय लोगों ने कहा कि आज से नहीं बल्कि कई सौ साल पहले से महिलाएं जितनी हैं सब कान नाक छेदा कर रहती है। तो उसका जो अगला नस्ल आएगा यानी लड़की होगी, उसका तक कान नाक छेदा कर ही आना चाहिए, आना चाहिए ना। क्योंकि इसने कहा था, लेमार्क ने, कि जिसका उपयोग जितना करते हैं उतना ही विकसित होकर के आता है। तो वो नाक कान छेदा कर रहती है, तो इसका मतलब अगला जो आएगा पीढ़ी उसमें तो नाक कान छेदा कर ही आना चाहिए। क्या ऐसा होता है, नहीं होता है। तो इस तरह से भारतीय लोगों ने भी क्या किया, इसका सिद्धांत को नकार दिया, यानी इसका सिद्धांत समाप्त हो गया, गलत हो गया। ये किसका सिद्धांत था, लेमार्क का सिद्धांत था। लेमार्क के बाद चार्ल्स डार्विन आया। चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। फिर इसका पुस्तक का नाम था, पुस्तक इसका क्या था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज था। इसका पुस्तक का नाम द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज था। इसने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। देखो, इसने कहा कि जीवों में संतान उत्पत्ति की अपार संभावना होती है। किसने कहा था, डार्विन ने। सही बोले थे, किसने, डार्विन। जैसे कि देखो सांप है, सांप एक बार में कितना अंडा देता है। अगर टोटल अंडा में से सांप का बच्चा निकला तो बहुत सारा सांप हो जाएगा, पता चलेगा कि आदमी ने है, सबको मार मार करके ख़त्म कर दिया, आदमी ने। लेकिन ऐसा होता है, नहीं होता है। उस सांप का बच्चा जो यानी अंडा है, उसके लिए कुछ माहौल की ज़रूरी होता है। अगर उस माहौल के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, समाप्त हो जाता है। फिर देखो मछली अंडा देता है, एक बार में कितना कितना अंडा देता है,
अगर उतना टोटल अंडा में से अगर मछली निकला तो पता चलेगा कि पूरा तालाबे में मछली है, पूरा तालाब मछली से नज़र आता है, उसमें पानी नहीं है, सिर्फ क्या है, मछली है। क्या ऐसा भी होता है? नहीं होता। मुर्गी एक बार में 10 गो अंडा देती है 10 गो अंडा, लेकिन क्या 10 अंडा से बच्चा निकलता है? नहीं निकलता है, खराब हो जाता है। ऐसा अगर टोटल अंडा से निकला बच्चा तो आसमान में खाली मुर्गी उड़ते नजर आएगा, ठीक है? ऐसा नहीं होता है लेकिन इनका सिद्धांत सही था, इनका सिद्धांत सही था कि मनुष्य यानी जीव में क्या होता है, जीव में संतान उत्पत्ति की अपार संभावना होती है। डार्विन ने कहा कि जीवों में संतान उत्पत्ति की अपार संभावना होती है, लेकिन जो जीव संघर्ष करके, किससे संघर्ष करके, जैसे देखो जीव संघर्ष करेगा, जीवित रहने के लिए क्या करेगा, संघर्ष करता है। तो संघर्ष कई तरह का होता है, एक सजातीय संघर्ष होता है, स्वजातीय मतलब अपने अपने जाति से क्या करता है, संघर्ष करता है। जैसे कि मान लो शेर है, बाघ है ना, तो बाघ के लिए एक ही चीज़ का जरूरी होना आता है, मांसाहारी है तो सब मांसे खाए कर जिंदा रहता है। तो उसमें मान लो कि 10 गो है, उसमें क्या गो है, शेर बाघ कितना है, 10 गो है, और कोई जीव एगो है, तो उसमें सब क्या करता है, आपस में संघर्ष करके वही जीतता है यानी लेता है जो बलवान होता है। तो ये आपस में हो जाता है, तो सजातीय संघर्ष होता है। एक होता है अंतरजातीय संघर्ष मतलब ये अलग अलग जाति, जैसे कि कोई जीव है, मानव है, एक तालाब में जाता है पानी पीने के लिए, उसमें से मगरमच्छ आकर के लपेटता कि बस भागता है ना जान बचाने के लिए, यानी वो भी क्या किया, संघर्ष किया कि जान बचा कर भागा। तो ये हो जाता है अंतर जाति, यानी दूसरा जाति से अपना जान बचा कर भागा। और एक होता है वातावरणीय संघर्ष। एक हो जाता है वातावरणीय संघर्ष, यानी ये जो है सो वातावरण के अनुसार अगर अपने आप को नहीं ढाल लेगा उसमें तो जीवित नहीं रहेगा। जैसे कि मान लो ऊँट है, ऊँट अभी रहता है मरुस्थल में रहता है, तो वहाँ उसको धूप से ज़्यादा लड़ना पड़ता है, गर्मी से, धूप से। तो वो अपने आप को क्या करता है, उसके अनुकूल ढालता है ना रे। फिर कश्मीर में देखो, कश्मीर में भी ऊँट रहता है, लेकिन कश्मीर में कितना ठंडा रहता है, तो उसके अनुसार भी उस ऊँट को क्या करना पड़ता है, अपने आप को ढाल लेना पड़ता है, नहीं तो वो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसा ही कौन था, जिराफ जानता है ना, बड़ा बड़ा उसका पैर था जिराफ के पास, तो वो क्या करता था कि वो कहीं भी भाग जाता था। अभी आदमी जो है कहीं जाने के लिए सोचेगा कि सवारी क्या लेना पड़ेगा या कुछ, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ नहीं था, वो दौड़ता भी था और उसके पास क्या था, पैर बहुत बड़ा बड़ा भी था, तो तुरंत सफ़र कर लेता था। तो ऐसे ही करते करते वो एक से दूसरा जगह जाता था, वहाँ का वातावरण अनुकूल नहीं था, बस इसी कारण धीरे धीरे क्या हुआ, सब समाप्त हो गया। तो जिराफ देखो, तो वातावरण के अनुसार भी क्या करना पड़ता है, अपने आप को ढालना पड़ता है। जैसे कि मान लो कि कश्मीर में लोग रहते हैं, एकाएक जो जाएगा श्रीलंका में धूप बहुत कड़ा पड़ता है, श्रीलंका में धूप पता चलेगा कि काला हो करके तुरंत ख़त्म हो जाएगा। श्रीलंका का लोग काला रहता है। श्रीलंका में जो लोग हैं ना, श्रीलंका में देखो या साउथ में देखो, साउथ मूवी में भी काला काला आदमी रहता है। क्यों काला क्यों रहता है, क्योंकि धूप ज़्यादा पड़ता है। लेकिन चाइना में देखो एको काला है, वेस्ट इंडीज काला नहीं है, चाइना में एकदम गोरा गोरा। यूरोप में जो देखो पूरा लगेगा, गाल छुएगा तो लगता है खूने निकल रहा है, क्या रे, सब गोरा गोरा रहता है। चलो अभी यहाँ पे आ जाओ।
इसने कहा कि जीवों को प्राकृतिक के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है, नहीं तो वे समाप्त हो जाएंगे। इसने सही बोला था डार्विन। एगो अमरूद का पेड़ में कितना अमरूद फलता है, बीज कितना होता है, सबसे अगर पौधा निकला तो पता चलेगा पूरा अमरूदे का पेड़ है। ऐसा भी होता है क्या? नहीं होता है। हैं? सब खा जाए। खाता बीज है ना, बीज गिरता है, मान लो पक जाता है, किसी को फेंक देता है तो वहाँ पे होता है। अगर हो भी जाता है तो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है अपने आप। यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था किसने? प्राकृतिक चुनाव। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक चुनाव। देखो यहाँ प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। डार्विन ने एक सिद्धांत और दिए थे। इसने कहा देखो कि कोयल है, चिड़िया है, चिड़िया वो सब भी आपस में बातचीत करता है। वो सब भी क्या करता है? आपस में बातचीत करता है। एगो कोयल उधर से बोलता है, एगो कोयल उधर से भी बोलने लगता है। दोनों क्या करता है? आपस में बातचीत करता है। अगर एगो कौवा मर गया तो उसके चारों तरफ कौवा का ढेर ही लग जाता है, यानी वो सब रोने लगता है। उसका कक्का मर गया, कोई मर गया, सब क्या करता है? रोने लगता है। समझ गया? तो वो सब भी आपस में क्या करता है? बात करता है। वो सब क्या करता है? आपस में बात करता है। सुबह सुबह देखेगा तो कोई बांस आर का पेड़ पे रहता है बहुत से चिड़िया, आपस में खूब चोई मोई बातचीत करते रहता है, या सुबह हो या शाम हो, तो वो सब भी आपस में बातचीत करता है। तो चिड़िया के आवाज़ से संबंधित जो है, यानी चिड़िया से संबंधित एक सिद्धांत दिए थे जिसको फिंच का सिद्धांत कहते हैं। फिंच का सिद्धांत समझ में आया ना? फिंच का सिद्धांत इसमें क्यों दिए थे? क्योंकि इसने कहा कि चिड़िया जितना वो सभी आपस में बातचीत करता है, इससे संबंधित एक सिद्धांत दिए थे जिसे फिंच का सिद्धांत कहते हैं। ये डार्विन का सिद्धांत था। ये टोटल किसका सिद्धांत था? डार्विन का सिद्धांत था। देखो डार्विन जो है से वीगल नामक जहाज से, वीगल जहाज, वीगल नामक क्या था? जहाज था। इसी जहाज से पूरा वर्ल्ड का भ्रमण किए थे, पूरा दुनिया में क्या किए थे? इसी से भ्रमण किए थे, मतलब घूमे थे। हाँ, वीगल नामक जहाज था, इसी से पूरा घूमे थे। तो यहाँ तक ये डार्विन वाला समाप्त हो गया है। देखो लैमार्क और डार्विन के बाद तीसरा वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रीज ने आया था। इसने जो है सो उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। इसने कहा कि किसी रसायन के कारण नए पीढ़ी में जो विभिन्नता होती है इसे ही उत्परिवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई जीव जो है किसी रासायनिक पदार्थ को उल्टा पुल्टा चीज़ खा लिया और उसमें जो विभिन्नता आ जाता है उसे ही उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि आज से कई साल पहले लोग जो है सो बहुत लंबा लंबा हुआ करते थे। लोग क्या थे? लंबा लंबा। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसमें कुछ केमिकल चीज़, रासायनिक चीज़, उल्टा पुल्टा चीज़ खाने से धीरे धीरे क्या हुआ? हाइट घटने लगा। तो हाइट घटने लगा तो यही क्या हुआ? उत्परिवर्तन होने लगा। उदाहरण के तौर पर वो समझते हैं कि ये जो है एक मोहन है, इसने अपनी पत्नी को क्या किया कि उल्टा पुल्टा चीज़ खिला दिया। इसने क्या किया? अपनी पत्नी को कुछ उल्टा पुल्टा चीज़ खिला दिया। अब इसकी पत्नी से जो जन्म लिया संतान, उसमें पंख आ गया। उसमें क्या हुआ? पंख आ गया। अब वो उड़ने लगा। अब क्या हुआ? वो उड़ने लगा। अब उससे जो फिर होगा उसमें भी उड़ने वाला पंख आ गया और उसमें कुछ अलग टाइप का आने लगा। तो इस प्रकार उसमें क्या हुआ? लगातार परिवर्तन होते रहा।
तो यही क्या हुआ, उत्परिवर्तन, यानी किसी प्रकार के रासायनिक चीज़ खा लेने से के कारण जो परिवर्तन दिखता है, जो भिन्नता दिखाई देता है, उसे ही उत्परिवर्तन कहते हैं। और यह सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। यह सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा पूर्वज, निकटतम पूर्वज कौन है, पूर्वज चिंपांजी है, चिंपांजी है। ये भी चिंपांजी एक बंदर है। चिंपांजी कौन है, एक बंदर था। और इसी से धीरे धीरे क्या हुआ कि मतलब उत्परिवर्तन के कारण सो मानव के रूप में आ गया, धीरे धीरे बंदर से मानव के रूप में ढलने लगा। और इस तरह से एक विकसित मानव का विकास हुआ। तो आज हम इतना ही जानेंगे।